हाय एवरीवन, आई एम तौकीर अहमद इन टाइम्स कैरियर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग फाउंडेशन कोर्स फॉर नीट एंड आईआईटी के लिए जो फेज़ 1 में 5 यूनिट को सिलेक्ट किए थे, तो आज हम लोग दूसरा यूनिट का स्टडी करेंगे। तो दूसरा यूनिट का नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इन दिस चैप्टर टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, इस चैप्टर में आज हम लोग स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन इस चैप्टर का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फोर्स, नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हम लोग मोमेंटम का स्टडी करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। उसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे इम्पल्स ऑफ ए फोर्स एंड फाइनली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो स्टूडेंट्स, आप कॉपी कलम निकालिए। पहला तो चैप्टर का नाम लिखिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, जो दूसरा यूनिट है फेज नंबर 1 का, और इन सभी टॉपिक को आप पहले लिखिए। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एंड इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन, फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स ऑफ ए फोर्स एंड फाइनली न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, हम लोग प्रीवियस यूनिट मोशन में स्टडी किए थे कि किस तरह से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकाला जाता है, किस तरह से स्पीड और वेलोसिटी निकाला जाता है, किस तरह से एक्सीलरेशन निकाला जाता है। अब बात उठ रही है कि दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट है वो दो कंडीशन में रहते हैं, या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में या तो फिर स्टेट ऑफ मोशन में। अब मैं बात करूंगा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट अगर गति अवस्था में है तो गति के पीछे क्या रीजन होता है। तो गति के पीछे रीजन होता है फोर्स। तो सर्वप्रथम ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टॉटल ने स्टेटमेंट दिया कि जब कोई ऑब्जेक्ट गति करती है तो एक्सटर्नल इफेक्ट, बाहरी प्रभाव उसकी गति में सहायता करता है। एक्सटर्नल इफेक्ट जो होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की गति में सहायता करता है। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि धनुष से छोड़ा गया तीर उड़ते रहता है क्योंकि तीर के पीछे की वायु धनुष को धकेलती रहती है। ये स्टेटमेंट दिया, किसने दिया? ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टॉटल, जिसे हम लोग हिंदी में अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु एक महान फिलोसोफर, दार्शनिक थे। साथ ही साथ ये विज्ञान का भी जनक है, बायोलॉजी के जनक हैं, जियोलॉजी के जनक है, पॉलिटिकल साइंस जिसे राजनीतिक विज्ञान कहा जाता है उसका भी जनक है। साथ ही साथ फिजिक्स का फाउंडर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि फिजिक्स का भी जनक कौन है? एरिस्टॉटल है। जी बिल्कुल गलत है, फिजिक्स का जनक सर आइजैक न्यूटन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, एरिस्टॉटल ने क्या कहा कि जब कोई ऑब्जेक्ट गति करती है तो एक्सटर्नल इफेक्ट उसकी गति में क्या करता है? सहायता करता है। उसके बाद साइंटिस्ट गैलीलियो आया और लॉ ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम दिया। उसके बाद साइंटिस्ट न्यूटन आया और न्यूटन ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया और इस बात को साबित कर दिया कि कोई भी ऑब्जेक्ट की गति में एक्सटर्नल इफेक्ट ऑब्जेक्ट की गति में सहायता नहीं करता है बल्कि क्या करता है? विरोध करता है। इस तरह से एरिस्टॉटल, ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टॉटल द्वारा दिया गया जो स्टेटमेंट था उसे गलत करार कर दिया गया और जिसे एरिस्टॉटल फॉलिसी, अरस्तु का भ्रामकता के नाम से जाना जाता है। तो ये था उसका बेसिक कंसेप्ट। अब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो गति करता है तो गति करने के पीछे क्या रीजन होता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो गति करता है तो गति करने के पीछे रीजन होता है फोर्स। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फोर्स। तो टॉपिक लगाइए फोर्स। फोर्स क्या है? फोर्स एक एक्सटर्नल इफेक्ट है जो किसी ऑब्जेक्ट की गति अवस्था में या फिर विराम अवस्था में परिवर्तन लाता है या लाने का चेष्टा करता है। हम लोग देखते हैं कि मान लीजिए कि साइकिल रुका हुआ है तो फोर्स लगाकर उसे किस अवस्था में कर सकते हैं? गति अवस्था में कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रही है, लुढ़क रही है, तो फोर्स लगाकर उसे हम लोग क्या कर सकते हैं? रोक सकते हैं। फोर्स के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप एंड साइज को चेंज कर सकते हैं। फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट का हम डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स एक
फिजिकल फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट की गति अवस्था या विराम अवस्था में परिवर्तन लाता है या फिर लाने का चेष्टा करता है। मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा विशाल अलमारी है और आप उसको पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, तो इन दिस कंडीशन हो सके कि वो अपने पोजीशन से ना हटे, चेंज ना हो, लेकिन आपके द्वारा लगाया गया फोर्स है। अब क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि उसके नीचे जो है सरफेस के नीचे घर्षण फोर्स लग रहा है। तो हो सके कि उस फोर्स को हम तोड़ नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो अपने जगह से क्या नहीं होता है, चेंज नहीं होता है। तो इस तरह से हम लोग फोर्स का डिफिनेशन दे सकते हैं। फोर्स इज दैट फिजिकल फैक्टर which is tends to change state of motion or state of rest of a body। तो ये हो गया फोर्स का डिफिनेशन। तो बहुत ही सिंपल डिफिनेशन है कि फोर्स इज दैट फिजिकल फैक्टर विच इज टेंड्स टू चेंज स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ ए बॉडी। यानी फोर्स एक फिजिकल फैक्टर है जो किसी ऑब्जेक्ट की गति अवस्था या विराम अवस्था में परिवर्तन लाता है या फिर लाने का चेष्टा करता है। अगला हम पॉइंट पर बात करें, फोर्स की जो ऑरिजिनेट है वो एक लैटिन शब्द से हुआ है और इस लैटिन शब्द को फोर्टिस कहते हैं। बिल्कुल नया पॉइंट है। फोर्स की जो उत्पत्ति है वो फोर्टिस शब्द से हुआ है और इस शब्द का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग को हम लोग हिंदी में प्रबल या फिर मजबूत कहते हैं। तो स्टूडेंट्स पहले फोर्स का डिफिनेशन लिखिए, उसके बाद इस वर्ड को भी लिख लीजिए। अब हम लोग जानेंगे कि फोर्स जो होता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो फोर्स का जो एसआई मात्रक होता है, यानी किसी ऑब्जेक्ट का फोर्स का जो मेजरमेंट किया जाता है वो न्यूटन द्वारा किया जाता है और न्यूटन को ही केजी मीटर पर सेकेंड कहा जाता है, क्योंकि साइंटिस्ट न्यूटन ने अपने ही नाम पर इसे यानी फोर्स का एसआई यूनिट क्या रखा, न्यूटन रखा है। चलो स्टूडेंट्स, अगर आप इसको ये कर लिए हैं, नोट कर लिए हैं, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझिए। बैलेंस का हिंदी होता है संतुलित और अनबैलेंस का हिंदी होता है असंतुलित बल। तो बैलेंस फोर्स क्या है, अनबैलेंस फोर्स क्या है, इन दोनों टॉपिक को समझने के लिए हम लोग दो डायग्राम लेते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए कि सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट है और इस डायरेक्शन में फोर्स F1 लगता है और पीछे की ओर जो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स क्या लगता है, F2 लगता है। ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये जो है सरफेस है, सतह है, अर्थ सरफेस या कुछ भी हो सकता है। तो इफ यदि F1 का वैल्यू F2 के बराबर हो, देन तब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स परिणामी बल F बराबर F1 माइनस F2। तो गौर कीजिए कि जब दोनों फोर्स का वैल्यू इक्वल होगा, अगर इस मार्कर को आगे की ओर कोई अगर खींच रहा है 10 न्यूटन से और पीछे की ओर भी अगर 10 न्यूटन से खींचा जा रहा है, तो दोनों फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इक्वल होगा। तो F1 माइनस F2 बराबर F बराबर क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है जो रिजल्टेंट फोर्स है, उस ऑब्जेक्ट पर लगने वाला जो टोटल फोर्स है या रिजल्टेंट फोर्स है, वो क्या हो जाएगा, 0 है। जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स का मान 0 हो तो इस प्रकार के फोर्स को क्या कहा जाता है, बैलेंस्ड फोर्स कहा जाता है। कई बार हम लोग अलमारी को धकेलते हैं। मान लीजिए कि आप साइकिल चला रहे हैं तो उसको आसानी से आगे पीछे ले जा सकते हैं, लेकिन अगर आपको ट्रेन खींचने दे दिया जाए तो क्या आप ट्रेन को खींच पाएंगे, तो बिल्कुल नहीं खींच पाएंगे। क्यों? क्योंकि उस पर जो लगने वाला फ्रिक्शन है वो हमारे द्वारा अप्लाइड फोर्स की अपेक्षा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। या मान लीजिए कि कोई ये रिक्शा पुलर है और ये रिक्शा है, रिक्शा वाले जो है 100 न्यूटन फोर्स से रिक्शा को खींच रहा है आगे की ओर, और कोई दो शरारती बच्चा आ गया और वो पीछे की ओर रिक्शा को खींच रहा है, कितना न्यूटन से, 100 न्यूटन से। तो F1 का मान भी 100 है और पीछे जो दो शरारती ऑपोजिट डायरेक्शन में जो दो बच्चा खींच रहा है वो भी 100 न्यूटन है। तो फिर रिजल्टेंट फोर्स का मान क्या हो जाएगा, 0।
क्या रिक्शा आगे जाएगा या पीछे जाएगा? तो आप क्या कहेंगे कि रिक्शा अपनी जगह में क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। ठीक है, अगला डायग्राम पर हम बात करते हैं। मान लीजिए कि ये डायग्राम है, ठीक है, ये फोर्स F1 आगे की ओर लग रहा है, मान लीजिए कि 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है, और पीछे की ओर जो फोर्स लग रहा है F2 उसका मान 50 न्यूटन है। वही बात चलो रिक्शा का ही एग्जांपल मैं ले लेता हूं कि रिक्शा पुलर रिक्शा को 100 न्यूटन आगे से खींच रहा है, और पीछे की ओर जो दो बच्चा है वो 50 न्यूटन से खींच रहा है रिक्शा को। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इफ F1 इज ग्रेटर देन F2 देन, तो जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा F बराबर F1 माइनस F2। तो F1 में जैसे F2 घटेगा तो F1 का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो वैल्यू कुछ आएगा, डेट मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आएगा। अगर हम यहाँ पर वैल्यू रख के अगर बताए तो 100 माइनस 50 बराबर क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट पर लगाया गया टोटल रिजल्टेंट फोर्स का मान 0 नहीं होता है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट पर लगाया गया टोटल रिजल्टेंट फोर्स, कुल परिणामी बल का मान जब 0 ना हो, तो इस प्रकार के फोर्स को क्या कहा जाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल कहा जाता है। इस तरह से हम लोग अपने दैनिक जीवन में बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स का रात दिन प्रयोग करते हैं। चलो इस दोनों डायग्राम को आप उतार लीजिए, ठीक है, और ये जो मैंने कंसेप्ट बताया उसको भी आप लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। आइए समझते हैं कि क्या होता है कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट जिसे हम लोग स्पर्श कर सकते हैं, और नॉन कांटेक्ट जिसे स्पर्श नहीं कर सकते हैं। दैनिक जीवन में आप हजारों ऐसे चीज करते हैं जो स्पर्श करते हैं, स्पर्श के द्वारा फोर्स लगाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैं इस मार्कर के द्वारा लिख रहा हूं, तो क्या है, इस मार्कर हमारे बीच जो है क्या है, फिजिकल टच है, फिजिकल स्पर्श है। तो जब दो बॉडी के बीच फिजिकल स्पर्श हो, टच हो, तो इस प्रकार के फोर्स को क्या कहा जाता है, कांटेक्ट कहा जाता है। और जब दो बॉडी के बीच फोर्स तो लग रहा है लेकिन फिजिकल टच नहीं है, भौतिक स्पर्श नहीं है, तो इस प्रकार के फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। अब सवाल उठ रहा है कि सर ऐसा कोई भी चीज है जो हम उसको स्पर्श ना करें और फोर्स उत्पन्न हो? जी बिल्कुल है, आइए देखते हैं। पहला मैं फ्रिक्शन फोर्स पर बात करूंगा, कांटेक्ट फोर्स पर बात करूंगा। पहला एग्जाम है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। आपको मालूम है कि हम जो चलते हैं तो हमारे जो सरफेस यानी सरफेस है और जो पैर के बीच जो फोर्स आरोपित होता है, उस फोर्स को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। जब भी दो बॉडी फिजिकल टच होकर आपस में गति करती है तो इस प्रकार के फोर्स को क्या कहा जाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहा जाता है। या फिर विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। अब बोले सर ये विस्कस फोर्स क्या होता है? जब सरफेस पर कोई भी लिक्विड तरल पदार्थ बहती है तो सरफेस और लिक्विड के बीच जो फोर्स उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विस्कस फोर्स कहा जाता है। टेंशन फोर्स। अब बोले सर ये टेंशन फोर्स क्या होता है? ठीक है, नॉर्मल फोर्स, उसके बाद अप्लाइड, हमारे द्वारा आरोपित फोर्स, अप्लाइड फोर्स, आरोपित बल। तो इस प्रकार के जो फोर्स होता है नॉर्मल, यानी किसी सरफेस के द्वारा ऊपर की ओर लगने वाला, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को नॉर्मल फोर्स कहा जाता है। किसी डोरी या स्ट्रिंग के द्वारा लगने वाले फोर्स को टेंशन फोर्स कहा जाता है। मान लीजिए कि किसी डोरी को आप खींच रहे हैं, या एक वाहन दूसरे वाहन को किसी रस्सी या तार द्वारा खींच रहा है, तो उस डोरी या तार में लगने वाले फोर्स को क्या कहा जाता है, टेंशन फोर्स कहा जाता है। तो ये सभी जो फोर्स है, इन फोर्स के बीच फिजिकल टच होता है, और इन्हीं फिजिकल टच के कारण लगने वाले फोर्स को क्या कहा जाता है, कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे। आइए अब नॉन कांटेक्ट फोर्स को हम लोग समझते हैं। ग्रेविटी फोर्स। अब लेसर ये ग्रेविटी फोर्स क्या होता है? हमारे पास एक मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम छोड़ेंगे तो कहां जाएगा, सरफेस में जाएगा, यानी अर्थ में जाएगा। तो अर्थ के केंद्र द्वारा लगने वाले फोर्स को क्या कहा जाता है, ग्रेविटी फोर्स कहा जाता है। अब बताइए कि क्या अर्थ और इस
मार्कर के बीच क्या फिजिकल टच होता है? तो आप कहेंगे जी नहीं सर, बिल्कुल टच नहीं होता है। तो जब दो बॉडी के बीच फिजिकल टच ना हो तो इस प्रकार के फोर्स को नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। आइए और देखते हैं आगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल। हम लोग जानते हैं कि दो चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स। आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करता है? धकेलता है। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करता है। तो उनके बीच फिजिकल टच नहीं होता है, लेकिन फिर भी अपनी ओर क्या कर लेता है? आकर्षित या विकर्षित कर लेता है, कुछ डिस्टेंस बना के ही। तो इस प्रकार के फोर्स को क्या कहा जाता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। मैग्नेट तो आप देखे ही होंगे और अपने दैनिक जीवन में बहुत बार प्रयोग किए होंगे कि जब दो मैग्नेट को आप ले जाते हैं बगल में तो कभी आकर्षित हो जाता है, कभी क्या हो जाता है? विकर्षित हो जाता है। तो इस प्रकार के फोर्स को क्या कहा जाता है? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहा जाता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये जो आप तीनों एग्जांपल देख रहे हैं इटी से और बहुत सारे हैं। यानी डायरेक्टली हम लोग बोल सकते हैं कि दुनिया में जितने भी फोर्स हैं उसे दो भागों में बांटा गया है, एक कांटेक्ट फोर्स और एक नॉन कांटेक्ट फोर्स। यानी एक्शन के आधार पर फोर्स को दो भागों में बांटा गया है, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए। आगे और हम लोग बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनर्शिया। इससे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन, फोर्स, बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स का स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इनर्शिया। चलो टॉपिक लगाओ, इनर्शिया। क्या होता है ये इनर्शिया या इनर्शिया, जिसको हिंदी में जड़त्व कहा जाता है? मैं दो तीन एग्जांपल लेता हूं और समझाने की कोशिश करता हूं कि ये होता क्या है। आप ट्रेन में तो बहुत बार सफर किए होंगे। मान लीजिए कि आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, अचानक ट्रेन खुलती है तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसी के कारण होता है, इनर्शिया के कारण होता है। मान लीजिए कि ट्रेन में आप सफर कर रहे हैं, अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उसके बाद अगर आप बस में सफर कर रहे हैं और अचानक बस टर्न लेती है, कहीं मोड़ पे अचानक मुड़ती है तो आप बाहर की ओर झुक जाते हैं। ऐसा इसीलिए होता है इनर्शिया के कारण। इनर्शिया किसी भी ऑब्जेक्ट की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो अपनी पोजीशन को हमेशा बनाए रखना चाहती है। जिस पोजीशन में अगर गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था को ही बनाए रखना चाहता है, या विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था को ही बनाए रखना चाहता है। इनर्शिया किसी बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। इनर्शिया इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी। ना तो इसका यूनिट होता है, ना तो ये डायमेंशन फार्मूला होता है, ना तो ये कोई स्केलर या वेक्टर होता है। तो ये होता क्या है? ये किसी भी ऑब्जेक्ट का एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। तो पहले आप इसका डिफिनेशन लिख लीजिए, तब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इनर्शिया का डिफिनेशन है that property of an object which is remain to cause of motion or rest of a body is called inertia। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि that property of an object which is remain to cause of motion or rest of a body is called inertia। यानी यह किसी बॉडी के गति अवस्था या विराम अवस्था को बनाए रखना चाहती है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनर्शिया कहते हैं। डिफिनेशन लिख लिए। अब हम लोग जानेंगे कि इनर्शिया जो है उसे तीन भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तीन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन और नेक्स्ट टाइप है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जी हाँ, बिल्कुल आपके सामने देख रहे हैं आप कि इनर्शिया को तीन भागों में बांटा गया है। पहला जो टाइप है वो है रेस्ट ऑफ इनर्शिया, मोशन ऑफ इनर्शिया और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन या डायरेक्शनल इनर्शिया भी कहा जाता है। अब ये समझेंगे कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में क्या होता है। इसमें जो है ऑब्जेक्ट हमेशा अपने पोजीशन को रेस्ट स्टेट में बनाए रखना चाहती है।
जैसे कि गाड़ी में आप बैठे हुए हैं, अचानक गाड़ी खुलती है तो आप क्या होते हैं, पीछे की ओर झुक जाते हैं। या फिर आप किसी दर्री में खड़े हैं और दर्री को अचानक खींचा जाता है तो आप पीछे की ओर क्या होता है, झुक जाते हैं। इस तरह से हजारों एग्जाम्पल है जो ऑब्जेक्ट रेस्ट ऑफ इनर्शिया को फॉलो करता है। नेक्स्ट टाइप है हमारा मोशन, जिसको हिंदी में गति जड़त्व कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, इनर्शिया का जो नेक्स्ट टाइप है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन, गति जड़त्व। अब इसमें जो है ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को गति अवस्था में ही बनाए रखना चाहती है। जैसे कि ट्रेन अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, या मान लीजिए कि कोई घोड़सवार सवारी कर रहे हैं और अचानक कोई रस्सी खींचने पर घोड़ा क्या होती है, उसमें जो सवार व्यक्ति है वो आगे की ओर झुक जाता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो इनर्शिया ऑफ मोशन को बतलाना चाहता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट टाइप का बात करें तो वो है डायरेक्शन इनर्शिया, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, दिशात्मक जड़त्व। इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है कि एक निश्चित डायरेक्शन को बनाए रखना चाहता है। जैसे कि मान लीजिए कि बस में जो यात्री होते हैं, अचानक बस अगर मोड़ लेती है तो यात्री बाहर की ओर झुक जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें जो ऑब्जेक्ट है या जो व्यक्ति बैठे हुए हैं वो एक निश्चित डायरेक्शन को फॉलो करता है। तो इस तरह से इनर्शिया को 3 भागों में बांटा गया है, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, मोशन इनर्शिया और डायरेक्शन इनर्शिया। और तीनों का काम क्या होता है, अलग अलग। अब अगला बात मैं बात करूं, अगला पॉइंट कि इनर्शिया जो होता है वो मास का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें कि इनर्शिया जो है एक ऑब्जेक्ट का इंटरनल प्रॉपर्टी है, यह कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ना तो इसका यूनिट होता है और ना ही तो कोई डायमेंशन फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये था इनर्शिया। टॉपिक है वो है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आइए, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो के जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। किसको? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। तो ये क्या कहना चाहता है? ये सिंपल लैंग्वेज में कहना चाहता है कि ब्रह्मांड या यूनिवर्स का कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गति अवस्था में है तो वो गति अवस्था को ही बनाए रखना चाहता है, या अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था को ही बनाए रखना चाहता है। वो तब तक अपने पोजीशन में चेंज नहीं करता है जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स आरोपित ना की जाए। बात कुछ समझ गए होंगे? तो पहले इसका स्टेटमेंट लिख लो, फिर से हम लोग एक बार समझते हैं। स्टेटमेंट है एवरीबडी टू बी इन ए स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ रेस्ट until and unless it is not compelled by external force, everybody to be in a state of motion or state of rest until and unless it is not compelled by एक्सटर्नल फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट गति अवस्था या विराम अवस्था को तब तक बनाए रखती है जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल फोर्स आरोपित ना की जाए। और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को ही गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जाना जाता है। तो आप बिल्कुल समझ गए होंगे, ये स्टेटमेंट था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोमेंटम, जिसको हिंदी में संवेग कहा जाता है। स्टूडेंट्स, मोमेंटम क्या है, आइए इसको पहले समझते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गति अवस्था में है या गति कर रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ मोमेंटम होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। हमारे जो ब्लड हैं वो भी
मतलब कि गति अवस्था में है उसमें भी कुछ ना कुछ मोमेंटम होता है, संवेग होता है। क्या होता है ये मोमेंटम? आइए इसके पहले कंसेप्ट को जानते हैं, फिर डिफिनेशन को हम लोग बाद में जानेंगे। मान लीजिए कि आप सिंगल साइकिल चला रहे हैं, कुछ डिस्टेंस जाने के बाद आपका एक फ्रेंड मुलाकात हो गई और वो साइकिल के पीछे आपका बैठ गया, तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है, साइकिल में पैडल ज़्यादा मारना पड़ रहा है। कुछ डिस्टेंस के बाद फिर एक फ्रेंड मुलाकात हो गई और वो साइकिल के आगे बैठ गए। इस तरह से आपके 2 दोस्त और आप 3 आदमी हो गए। अब फिर कुछ डिस्टेंस गए। इन तीनों अवस्था में हमको बताइए कि जब आप सिंगल चला रहे थे, जब आप डबल चला रहे थे और जब ट्रिपल चला रहे थे तो आपको कैसा महसूस हो रहा था? तो आप बोलेंगे सर जब पहले चला रहे थे तो गति की मात्रा हल्का था, दूसरी बार जब चला रहे थे एक दोस्त को लेके तो गति की मात्रा कुछ ज़्यादा था, और जब ट्रिपल लेके चला रहे थे तो गति की मात्रा बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, यही जो फोर्स आपको ज़्यादा लगाना पड़ रहा है जब गति कर रहे हैं, और आपको जब फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ रहा है या कम लगाना पड़ रहा है, गति में गति की जो मात्रा होता है उसी को ही मोमेंटम कहा जाता है। अगर आप एक कदम देखते हैं, कभी कभी मोटा आदमी जो है वो ज़्यादा दौड़ नहीं पाता है। क्यों नहीं? क्योंकि उसका मास ज़्यादा है, मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, हल्का व्यक्ति जो होता है, जो पतला व्यक्ति होता है, उसका मोमेंटम क्या होता है? कम होता है, और वो बहुत ही फास्ट दौड़ पाते हैं। तो मोमेंटम से हर इंसान मतलब कि वो गति से रिलेटेड है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ क्या होगा? मोमेंटम है। तो मोमेंटम का जो मेजरमेंट है वो मास और ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी द्वारा किया जाता है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे, मोमेंटम इज द इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। बस यही उसका डिफिनेशन भी है और मेजरमेंट है कि मोमेंटम इज द इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। तो इसको अगर हम फॉर्मूला के रूप में लिखें तो मोमेंटम इक्वल क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम को P द्वारा, मास को M द्वारा और वेलोसिटी को V द्वारा, इस तरह P बराबर क्या हो गया फॉर्मूला? M इंटू V। तो स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ये मोमेंटम का डिफिनेशन हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। किसी ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम उतना क्या होगा? अधिक होगा। किसी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा उसका मोमेंटम क्या होगा? उतना ही अधिक होगा। इस तरह से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट में मास और वेलोसिटी है तो उसमें क्या है? मोमेंटम है। प्रकाश भी जो है बहुत अलग अलग साइंटिस्ट का मानना है। किसी साइंटिस्ट का मानना है प्रकाश कॉर्पुस्कुल्स के रूप में चलता है, किसी का मानना है फोटोन के रूप में चलता है, किसी का मानना है कि लाइट वेव्स के रूप में चलता है, किसी का मानना है क्वांटा के रूप में चलता है। आगे चलकर हम लोग जब क्लास 12 में ऑप्टिक्स का स्टडी करेंगे तो उसमें डीप एंड डिटेल जानेंगे। तो लाइट में भी मोमेंटम होता है। हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो मोमेंटम का SI यूनिट, तो मास का क्या होता है? kg, और वेलोसिटी का अगला क्लास हम लोग पढ़े थे मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से SI यूनिट क्या हो गया? kg मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सदिश राशि, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है? डायरेक्शन भी होता है। और इसका जो डायमेंशन फार्मूला होता है mL/-1 होता है। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स मोमेंटम का एक और फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, संवेग में परिवर्तन। तो P बराबर मास इंटू V माइनस U, ये भी एक फार्मूला है मोमेंटम का। तो M क्या है? मास, और V माइनस U क्या है? चेंज इन वेलोसिटी, यानी V फाइनल वेलोसिटी है और U क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के गति का दूसरा नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम लोग मोमेंटम के बारे में स्टडी कर रहे थे
कि मोमेंटम जैसे जैसे मास और वेलोसिटी बढ़ता है वैसे वैसे बॉडी का मोमेंटम में क्या होता है, इंक्रीज करता है। इसका मतलब है कि फोर्स भी क्या होता है, ज़्यादा लगाना पड़ेगा। तो किसी बॉडी के मोमेंटम में जो परिवर्तन की दर होता है उसमें लगाया गया फोर्स का सीधा समानुपाती होता है, यानी फोर्स और मोमेंटम एक दूसरे से रिलेटेड होता है। किसी बॉडी में जितना ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उस बॉडी का मोमेंटम उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। तो इसका स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट लिख लीजिए फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। चलो स्टेटमेंट लिखो तो सबको इसका। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी is directly proportional to the impressed force and its direction in which the force acts। चलो लिख लिए। इसका मतलब यह है कि किसी बॉडी द्वारा लगाया गया जो फोर्स होता है वो चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे दैट इज में कि फोर्स प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, समय में परिवर्तन की दर का डायरेक्टली क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो फोर्स को किसके द्वारा, एफ द्वारा, और रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम P2 माइनस P1 ये चेंज इन मोमेंटम है, और रेट मतलब टाइम होता है, T होता है। तो F और ये समानुपाती हटा तो कांस्टेंट क्या आया, K आया। तो P2 का वैल्यू क्या होता है, M इंटू V, और P1 का वैल्यू क्या है, M इंटू U बटे T। इस तरह से F बराबर K और M M है तो यहाँ पर कॉमन ले लिए तो V माइनस U बाई क्या हो जाएगा, T। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए। अब हम बात करेंगे फ्रॉम इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन गति समीकरण से। तो गति समीकरण से हम लोग जानते हैं V बराबर U प्लस AT, तो V माइनस U और T जो है इधर आके क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा, बराबर क्या बचेगा, A। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर V माइनस U बाई T का वैल्यू जो है हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। तो देखिए समीकरण 1 में क्या कहना चाहता है, तो हम लोग देख रहे हैं कि F बराबर K इंटू M और V माइनस U बाई T का जो वैल्यू है वो क्या है, A है। यहाँ पर A रख दिए, इसलिए F बराबर KM A। तो फ्रॉम लेबोरेटरी से K का जो वैल्यू लिया गया है वो 1 लिया गया है। तो F बराबर तो 1 इंटू M इंटू ये, तो F बराबर क्या हो गया, M इंटू A। तो इस तरह से F बराबर क्या हो गया, M A। तो F क्या है, फोर्स है, M क्या है, मास है, और ये क्या है, एक्सीलरेशन है। इस तरह से स्टूडेंट्स न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में फोर्स का एक नया फार्मूला का इजाद होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि फोर्स का जो मेजरमेंट होता है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन द्वारा होता है। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक डेफिनिट डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, अब अगला पॉइंट पर हम बात करेंगे कि इसका जो SI यूनिट होता है वो होता है kg, क्योंकि मास का kg होता है और एक्सीलरेशन का मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम लोग न्यूटन कहते हैं। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। अब हम बात करेंगे CGS यूनिट पर। तो CGS यूनिट मास का क्या होता है, ग्राम, और एक्सीलरेशन का होता है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे हम लोग डायन कहते हैं, डाइन नहीं। चलो अब पहले यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लो, तब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो नोट कर लिए। तो स्टूडेंट्स इसमें एक ट्रिपल स्टार है या एरो साइन है कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 टू द पावर 5 डायन होता है। चलो इसको नोट कर लीजिए, 1 न्यूटन बराबर 10 टू द पावर 5 डायन होता है। साथ ही साथ हम लोग जानते हैं कि फोर्स बराबर M इंटू A, एक फार्मूला और होता है M, और एक्सीलरेशन का हम वैल्यू रखें V माइनस U बाई T। तो इस तरह से
फोर्स का दो फार्मूला हो गया, और जितने भी बेसिक नंबरिकल्स हैं यही दो फार्मूला से ही बनेंगे। तो पहले इन दोनों फार्मूला को नोट कर लीजिए, तब हम लोग नंबरिकल्स की ओर। तो स्टूडेंट्स, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड पहला जो हमारा नंबरिकल्स है वो पेज नंबर 120 है। आइए क्वेश्चन क्या कहता है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं, फिर हम लोग नंबरिकल को सॉल्यूशन करेंगे। कह रहे कोई 5 kg का ऑब्जेक्ट है, यानी मास 5 kg दिया है, और 2 सेकेंड के लिए t बराबर 2 सेकेंड के लिए उसमें फोर्स अप्लाइड होता है, जिसका इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से फाइनल वेलोसिटी 7 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो कह रहे हैं उस पर अप्लाइड फोर्स निकालें। ठीक है, इसमें दो टर्म है, पहले इसको समझते हैं। मास 5 kg दिया किसी ऑब्जेक्ट का, और टाइम कहता है 2 सेकेंड के लिए किसी बॉडी में फोर्स अप्लाइड होता है, और उसका वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड से 7 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो फोर्स निकालो। तो वी नॉट एट हम लोग जानते हैं। तो देखिए फोर्स निकालने के लिए दो फार्मूला है, F बराबर मास इंटू V माइनस यू बाई टी। क्या सब वैल्यू है? जी बिल्कुल है। M का वैल्यू कितना है? 5 इंटू V का वैल्यू कितना है? 7 माइनस 3, और टाइम का वैल्यू कितना दिया है? 2 दिया है। तो इस तरह से हम लोग कहेंगे कि 5 और 7 माइनस 3 4 बाई 2, 2 2 जब 4 यानी 5 2 जब 10 न्यूटन है। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक, लेकिन क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें अप्लाइड फोर्स जो है 2 सेकेंड से बढ़ाकर अब 5 सेकेंड किया जा रहा है। नाउ t बराबर 5 सेकेंड, तो फाइनल वेलोसिटी v बराबर वॉट। तो हम लोग जानते हैं फाइनल वेलोसिटी का फार्मूला v बराबर u प्लस a इंटू क्या होता है? t। तो v बराबर u प्लस और a का वैल्यू f बाई क्या होता है? m इंटू टी। क्योंकि हम लोग जानते हैं f बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन, इसलिए a बराबर f बटे क्या हो जाएगा? m हो जाएगा। चलो सबका वैल्यू रखो। तो v बराबर u, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया है? 3 प्लस फोर्स कितना निकला है? 10 न्यूटन। टाइम का मान 5 सेकेंड के लिए आरोपित होता है, और मास का मान 5 kg दिया। 5 5 कैंसिल, तो 3 प्लस 10 बराबर 13 मीटर पर सेकेंड। यानी ऑब्जेक्ट में, सीधी सी बात है, यहाँ पर एकदम स्पष्ट कह दिया है कि ऑब्जेक्ट में जब 5 सेकेंड के लिए फोर्स आरोपित होता है तो फाइनल वेलोसिटी जो है वो 13 मीटर पर सेकेंड होता है, और जब 2 सेकेंड के लिए लगाया जाता है तो फाइनल वेलोसिटी कितना दिया है? 7 मीटर पर सेकेंड। तो इन दिस कंडीशन जो फोर्स का वैल्यू है वो कितना है? 10 न्यूटन। उतार लीजिए, नेक्स्ट सवाल पे हम लोग आते हैं। स्टूडेंट्स, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, एक बॉडी का मास दिया है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 2 kg, और उसका जो एक्सीलरेशन दिया है वो दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा बॉडी का जो मास दिया है वो दिया है 4 kg, और उसका जो एक्सीलरेशन है a2 बराबर वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है। ध्यान दीजिए, आपको क्वेश्चन में इतना चीज दिया है कि फर्स्ट बॉडी का मास इतना है, एक्सीलरेशन इतना है, सेकेंड बॉडी का मास इतना है, एक्सीलरेशन इतना है। कह रहे दोनों बॉडी में फोर्स किसमें ज़्यादा ग्रेटर है? 2 kg के बॉडी में या तो फिर 4 kg के बॉडी में। तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसमें फोर्स कितना ज़्यादा है जब तक हम कैलकुलेट नहीं कर लेते हैं फोर्स। चलो देखो क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर मास इंटू क्या होता है? एक्सीलरेशन। इसे F1 मान लिया, इसे m1, इसे a1। तो m1 का वैल्यू 2 और a1 का वैल्यू क्या है? 5। तो 5 टू 10 न्यूटन, F1 का वैल्यू हो गया। इसी तरह से इसमें भी आ जाओ, F2 बराबर m2 इंटू a2। F2 का वैल्यू m2 का वैल्यू कितना है? 4, और a2 का वैल्यू 2। तो 4 टू 8 न्यूटन। तो बताओ किसमें फोर्स ज़्यादा है? दोनों का फोर्स निकालिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 2 kg के बॉडी में फोर्स ज़्यादा है, तो दैट मीन्स F1 इज ग्रेटर देन F2। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स यही दो मेन फार्मूला है। ठीक है, कभी कभी इक्वेशन ऑफ मोशन का भी प्रयोग कर लेता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट यूनिट है फेज 1 का, जिसमें हम लोग मोशन का स्टडी किए थे, ठीक, उसमें बहुत सारे नंबरिकल्स पढ़ाए, तो उसमें हम एक्सीलरेशन, मास जो भी है उसे आसानी से निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पल्स। तो इम्पल्स
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपल्स ऑफ ए फोर्स, बल का आवेग। इंपल्स स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंपल्स ऑफ ए फोर्स। इंपल्स ऑफ ए फोर्स क्या है, आइए एक एग्जांपल के द्वारा ही समझते हैं हम लोग इंपल्स ऑफ फोर्स क्या है। मान लीजिए कि ये दो हैंड है आपके पास, इसको आप आपस में फिजिकल टच कर रहे हैं और यहाँ तक लाने में 5 सेकंड लेते हैं। अगर वही चीज़ 5 सेकंड की अगर हम 1 सेकंड करेंगे तो काफ़ी स्पीड में आएंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब 5 सेकंड में ला रहे हैं तो फोर्स बहुत कम लग रहा है, लेकिन जब 1 सेकंड में लाते हैं तो फोर्स का मान क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। इसका मतलब है कि मान लीजिए कि कोई दो बॉडी है और वो जब फिजिकल टच होता है तो उनके बीच अगर टाइम का मान ज़्यादा होगा तो अप्लाइड फोर्स का मान क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर टाइम का वैल्यू अगर कम होगा तो अप्लाइड फोर्स का मान क्या होगा, ज़्यादा होगा। यही वजह है कि खिलाड़ी जो है कैच लेते समय हाथ को पीछे की ओर खींचता है। तो आप बोलेंगे सर क्यों? क्योंकि हाथ को पीछे खींचने पर समय अंतराल टाइम इंटरवल का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। टाइम इंटरवल का वैल्यू बढ़ जाता है और उसमें आरोपित बल अप्लाइड फोर्स का मान क्या हो जाता है, ठीक है, घट जाता है। इसके कारण खिलाड़ी के हाथ में चोट नहीं लगता है और वो आसानी से गेंद को पकड़ लेता है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन दे सकते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इंपल्स ऑफ ए फोर्स। डेट मीन्स इंपल्स बराबर फोर्स इंटू टाइम, एफ बराबर इंपल्स को आई द्वारा डिनोट किया जाता है तो आई बराबर एफ इंटू टी। अब है कि इंपल्स एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन फोर्स की ओर होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि इसका जो एसआई यूनिट होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा और लास्ट टॉपिक है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का तीसरा नियम। स्टूडेंट्स हम लोग समझेंगे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, आइए समझते हैं। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर जितना बल लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट भी हम पर उतना ही बल लगाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू रिएक्शन। प्रत्येक क्रिया अभिक्रिया के बराबर और क्या होता है, विपरीत होता है। यानी हम किसी बॉडी पर जितना बल लगाते हैं तो बॉडी भी हम पर उतना ही बल आरोपित करता है। तो मान लीजिए कि एक्शन फोर्स F1 है और रिएक्शन फोर्स क्या है, F2, तो F1 बराबर माइनस F2 हो जाएगा। तो माइनस यहाँ पर इंडिकेट्स करता है कि दोनों का जो डायरेक्शन है एक दूसरे का क्या है, ऑपोजिट है। रॉकेट प्रोपल्सन, रॉकेट की जो उड़ान है वो न्यूटन के तीसरे नियम पर आधारित है। कभी कभी आप नाव से जैसे छलांग मारते हैं या उतरते हैं तो नाव पीछे की ओर चले जाते हैं और आप आगे की ओर जाते हैं, तो किसके कारण ये है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, यहाँ पर और एक दो बात कि फोर्स का जो डिफिनेशन आता है वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ में आता है, फोर्स का जो मेजरमेंट होता है वो न्यूटन के सेकेंड लॉ में होता है, और फाइनली रॉकेट प्रोपल्सन जो है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पर आधारित है। तो स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का स्टडी कर रहे थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ग्रेविटेशन का स्टडी करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।